Hello everyone, welcome back. So in the last part of this series, we have discussed about row echelon form and row reduced echelon form. In this video, let us start with the system of equation, the matrix representation, and we'll move on with how to deal with square matrices and rectangular matrices, how to find the solution, and what are the conditions where we get unique solution, infinite solution, no solutions, और बीच में जहाँ भी हमें किसी और टॉपिक की ज़रूरत होगी तो वहीं पर हम डेफिनेशन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। बेसिकली सारे वेरिएबल्स की जो पावर है वो क्या है, लीनियर, वन है। ठीक है, सिस्टम है मतलब हमारे पास बहुत सारी इक्वेशंस हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लेकर चल रहे हैं कि हमारे पास m नंबर ऑफ इक्वेशन है। ठीक है, इक्वेशन 1 2 3 एंड सो ऑन, m तक हमारे पास इक्वेशंस हैं। एंड वेरिएबल्स कितने हैं हमारे पास, n वेरिएबल्स हैं, x1 x2 x3 xn वेरिएबल्स हैं। ठीक है, नाउ हमारे पास m और n कितने भी हो सकते हैं। हो सकता है हमारे पास 3 वेरिएबल हो, 2 इक्वेशन हो, हमारे पास 2 इक्वेशन हो, 3 वेरिएबल हो, तो कैसा भी हमारे पास पॉसिबल है। अब उसमें अगर हमारे पास ऐसे कुछ केसेस हैं तो किस केस में यूनिक सोल्यूशन आएगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा, ये सब आइडेंटिफाई करना हमारा यहाँ पर मेन मकसद होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये करने के लिए हम क्या करते हैं, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को एक मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन देते हैं। कैसे देते हैं, ये जो कोएफिशिएंट्स हैं a11 a12 a13, इक्वेशन 1 में x1 का कोएफिशिएंट है, ये इक्वेशन 1 में ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वेशन नंबर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कौन से वेरिएबल का कोएफिशिएंट है। ठीक है, सो x1 का कोएफिशिएंट a11 है इन इक्वेशन 1, x1 का कोएफिशिएंट a21 है इन इक्वेशन 2, राइट। ठीक है, तो हम ऐसे एक हमारी कोएफिशिएंट इक्वेशन बनाएंगे जिसमें हम यहाँ पर x1 के कोएफिशिएंट लिखेंगे, यहाँ पर x2 के कोएफिशिएंट लिखेंगे, यहाँ पर x3 के कोएफिशिएंट रखेंगे, और हमारे पास कितने वेरिएबल, xn वेरिएबल है तो xn के कोएफिशिएंट रखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास a11 a21 a31 एंड सो ऑन, कितनी इक्वेशन है, m तक, तो am1। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा a12, यहाँ पर आ जाएगा a22, यहाँ पर आ जाएगा a32 एंड am2। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास a13, और कहाँ तक, कितने वेरिएबल है, n वेरिएबल है तो a1n तक जाएंगे, यहाँ पर a23 और यहाँ पर a2n तक जाएंगे। तो हम यहाँ पर लास्ट में हमारा एलिमेंट क्या आ जाएगा, amn। तो अगर हमारे पास m नंबर ऑफ इक्वेशन है और n नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, n नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, तो हमारे पास कोएफिशिएंट इक्वेशन क्या बनेगी, m क्रॉस n की मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, नाउ एक हम बनाएंगे अपने वेरिएबल्स की मैट्रिक्स जो कि कॉलम मैट्रिक्स होगी। कितने वेरिएबल्स हैं, n वेरिएबल्स हैं, तो ये कितने की बनेगी, n क्रॉस 1 की मैट्रिक्स बनेगी जिसमें x1 x2 x3 और xn होंगे। ठीक है, एक हमारी बन जाएगी कांस्टेंट की मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स बनेगी अगेन b1 b2, b जो है कांस्टेंट वाली, कितने हैं ये, कैसे डिसाइड हो रहा है, यहाँ पर m आने आया, m इक्वेशन है तो इधर m कांस्टेंट होंगे, तो ये b1 b2 b3 एंड सो ऑन bm, यानी ये हमारी क्या बनेगी, m क्रॉस 1 मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, यहाँ तक। तो अगर हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो वो बन जाएगा ax इज इक्वल्स टू b। ठीक है, a इज m क्रॉस n, x इज n क्रॉस 1, सो हमारे जो प्रोडक्ट करके मैट्रिक्स आएगी m क्रॉस 1। ठीक है, अब हम इस सिस्टम के सॉल्यूशंस डिस्कस करना चाहते हैं, तो हम डिफरेंट केस लेकर चलते हैं। पहला केस हम लेकर चलते हैं कि सपोज m जो है वो n के बराबर है, m n के बराबर है मतलब हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशन बराबर है नंबर ऑफ वेरिएबल्स के। ठीक है,
या फिर हम क्या बोल सकते हैं, जो हमारी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए है वो क्या बन रही होगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन रही होगी। अब इसके केस पे हमें क्या पता है कि जब हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशन और नंबर ऑफ वेरिएबल बराबर होते हैं, जब हमारे पास उतनी इक्वेशन है जितने वेरिएबल हैं, तो हम सॉल्यूशन निकाल पाते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी हमारे पास फर्दर इसको हम कहाँ बांट सकते हैं, दो में बांट सकते हैं। वो किसके बेसिस पर बांटेंगे, इस बी के बेसिस पर बांटेंगे कि हमारे पास होमोजीनस सिस्टम है, होमोजीनस सिस्टम है, यानी कि हमारा बी जो है वो जीरो मैट्रिक्स है, जीरो कॉलम वेक्टर है, या फिर नॉन होमोजेनस सिस्टम है, यानी कि हमारा जो बी है वो नॉन जीरो है। बी का नॉन जीरो होने का क्या मतलब है, अगर बी में एक भी एंट्री नॉट इक्वल्स टू जीरो आ गई तो बी नॉन जीरो बन जाएगा, ठीक है। और बी का जीरो होने का क्या मतलब है कि उसकी हर एक एंट्री क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। नॉन होमोजेनस इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा बी जो है वो नॉन जीरो है। ये दो केस हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम क्या लेकर चल रहे कंडीशन की जो m है वो n के बराबर है, मतलब हमारी जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। सेकंड कंडीशन क्या है कि हम किसके बेसिस पे हमने इसको क्लासिफाई किया कि होमोजेनस सिस्टम है या नॉन होमोजेनस सिस्टम है। तो अगर होमोजेनस सिस्टम की बात करें तो हमारे क्या पास क्या बन गया, ax इज इक्वल्स टू जीरो टाइप का जो हमारी इक्वेशन हमने लिखी थी मैट्रिक्स फॉर्म में वो इसमें रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। बी की वैल्यू जीरो रख दे, जीरो कॉलम वेक्टर कॉलम है, ये कॉलम मैट्रिक्स है, ओके। अब हम इसमें बात करते हैं कि ए के बारे में हम बातचीत करेंगे। अगर यहाँ पर ए इन्वर्टिबल हुआ, ए इन्वर्टिबल हुआ इसका क्या मतलब है, ए इन्वर्टिबल होने का मतलब है कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होगा, नॉन जीरो होगा, यानी कि ये हमारा क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा, नॉन सिंगुलर होगा। और इसको हम और क्या तरीके से बोल सकते हैं कि अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, इसका मतलब क्या है, इसकी जो रैंक है, रैंक ऑफ ए है वो हमारी क्या हो जाएगी, ए के साइज के बराबर हो जाएगी। तो हम एम के बराबर एन है तो हम मान लेते हैं कि हमारी ए जो है वो एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर एन क्रॉस एन हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारी रैंक ऑफ ए क्या आ जाएगी, एन आ जाएगी। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है मैट्रिक्स का तो उसकी रैंक जो होती है वो एन के बराबर फुल रैंक हो जाता है वो, ठीक है। अब ये डिटर्मिनेंट जो वाला केस है, ये वाली जो बातचीत है, ये हम सिर्फ कब कर सकते हैं, जब ए हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स हो। यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स थी इसलिए हमने बातचीत कर ली, ठीक है, ओके। अगर हमारा ए इन्वर्टिबल है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं उसकी रैंक एन आ रही है, ये सारी इक्विवेलेंट कंडीशन है स्क्वायर मैट्रिक्स में, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि एक्स हमारा क्या आ जाएगा, ए इनवर्स जीरो। ए इनवर्स जीरो मतलब दोनों तरफ ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से एक्स हमारा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, यूनिक सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या केस आ गया कि अगर ए इन्वर्टिबल है, अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ए नॉन सिंगुलर है, या फिर हम बोल सकते हैं कि रैंक ऑफ ए, ये किसका साइन है, रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ एक्स, ठीक है। अगर रैंक ऑफ ए एन है तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास एक यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और वो यूनिक सोल्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल्स टू जीरो। हमारे सारे के सारे जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। x1 भी जीरो, x2 भी जीरो, x3 भी जीरो, ठीक है, ओके। इसी को हम इसमें हम और भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि अगर हमें बोल दे कि ए हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और उसके सारे कॉलम लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, या फिर हमें बोल दे कि उसके सारी रोज लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, या फिर हमें बोल दे कि उसके जो रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है, ठीक है। इस तरह भी हमारी इक्वेशंस मतलब स्टेटमेंट्स बोले जा सकते हैं, जिससे हम यही इन्फ्रेंस लेकर आएंगे कि हमारे पास यूनिक सोल्यूशन होगा, ठीक है। क्या बोला मैंने,
क्या बोल सकता है कि RREF हमारी जो है वो क्या बन रही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है। दूसरा मैंने क्या बोला कि सारे कॉलम वेक्टर जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये स्टेटमेंट भी बोल सकता है। अब इस स्टेटमेंट के साथ ये भी होना चाहिए कि मैट्रिक्स हमारी स्क्वायर होनी चाहिए, तभी हम यहाँ पर पहुंच जाएंगे। सिस्टम हमारा होमोजेनस होना चाहिए, ये दोनों कंडीशन तो होनी ही चाहिए, होमोजेनस और ए हमारा n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसके बाद अगर ये बोले कि कॉलम वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो हम बोलेंगे कि यूनिक सोल्यूशन होगा, और वो सोल्यूशन सिर्फ क्या होगा, जीरो सोल्यूशन होगा। मतलब x1 भी जीरो, x2 भी जीरो, सारे वेरिएबल हमारे क्या होंगे, उनकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है। या फिर क्या बोल सकता है कि हमारे जो सारे रो वेक्टर है मैट्रिक्स ए के, ये हम ए की RREF की बात करते हैं, ये भी हम ए के कॉलम वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट बोल रहे हैं, और यहाँ पर हम ए के रो वेक्टर जो है वो क्या बोल रहे हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट बोल रहे हैं। ठीक है। ए के सभी रो वेक्टर आपस में क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, उनको आपस में लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जा सकता। ये जो सारी चीजें हैं ना, ये इसी के इक्विवेलेंट है। अगर हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास तो ठीक है। और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसकी बन रही होगी, n क्रॉस n की ही बन रही होगी। नेक्स्ट हमारे पास केस क्या आता है कि सपोज हमारा जो a है वो इन्वर्टिबल नहीं है, मतलब कि a इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। a इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है मतलब कि a का डिटर्मिनेंट सिंगुलर, a का डिटर्मिनेंट जीरो है, मतलब ये हमारा क्या आ जाए, सिंगुलर अगर आ जाए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो अगर आ जाए, अगर हमारा जो ए है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है वो सिंगुलर बन जाए, मतलब ए इनवर्स नहीं निकल सकता। अब मैं ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करके सोल्यूशन नहीं निकाल सकती। तो इस केस में हमारे पास क्या आता है, इस केस में हमारे पास जो रैंक ऑफ ए है वो लेस देन इक्वल टू n-1 हो जाती है। और सोल्यूशंस के बारे में क्या कह सकते हैं कि इस केस में हमारे पास सोल्यूशन जो है वो इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। डायरेक्टली हम यहाँ पर क्यों पहुंच गए, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई भी सोल्यूशन ना हो, नो सोल्यूशन हो, हमें x1 x2 x3 xn की वैल्यू निकाल ही ना पाए। नहीं, होमोजीनस सिस्टम के केस में हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि होमोजीनस सिस्टम ऑलवेज क्या होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं। देयर इज नो कंडीशन जो इसको क्या बना देगी, इनकंसिस्टेंट बना देते। सोल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करेगा, और इसका जो ट्रिवियल सोल्यूशन है वो क्या है, x इज इक्वल्स टू जीरो। x इज इक्वल्स टू जीरो जो है वो हमेशा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, हमारी जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है। अगर मैं x की वैल्यू जीरो रख दूंगी तो a जीरो के बराबर आ जाएगा। ये चीज हम कब काफी जगह पढ़ चुके हैं कि हम कब कहते हैं कि एक वैल्यू एक इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं है। अगर वो वैल्यू वहां रखें तो सेटिस्फाई करनी चाहिए, दोनों तरफ की इक्वालिटी बराबर आ जानी चाहिए, तो वो सोल्यूशन बन जाता है। तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि अगर हमारे पास एक होमोजीनियस सिस्टम है, यानी हमारे पास ax इक्वल्स टू जीरो टाइप का अगर सिस्टम है, तो वहां पर x इज इक्वल्स टू जीरो हमारा जो है वो हमेशा सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या बोलते हैं, x इज इक्वल्स टू जीरो जो है वो होमोजीनियस सिस्टम का क्या हो जाएगा, ट्रिवियल सोल्यूशन होता है, और ये हमेशा होगा। ठीक है, चाहे a इन्वर्टिबल हो या ना हो। ठीक है, तो इस केस में सोल्यूशन तो होगा, मतलब कंसिस्टेंट तो होगा। बट यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास जो रैंक है वो n-1 से कम है, हमारा डिटर्मिनेंट जीरो है, मैट्रिक्स सिंगुलर है। तो इस केस में हमारे पास क्या आ जाते हैं, हमारे पास आ जाते हैं फ्री वेरिएबल्स। फ्री वेरिएबल्स, इसका क्या मतलब है, ये फ्री वेरिएबल कौन सी चिड़िया का नाम है, देखो सपोज हमारे पास है 1 2 3 2 4 6 -1 -2 3। ठीक है, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स आई, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हमने बनाई है सिर्फ यहाँ पर। तो क्या आप इसे देख के बता सकते हैं कि ये इन्वर्टिबल है या नॉन इन्वर्टिबल है,
डिटर्मिनेंट चेक करोगे तो यहाँ पर क्या दिख रहे हो आप, रो 1 और रो 2 जो है वो R1 का ट्वाइस है, ठीक है, लीनियरली डिपेंडेंट है, एक को दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारी इन्वर्टिबल नहीं होगी, डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इसका मतलब ए क्या है, सिंगुलर है, ए सिंगुलर है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस ए को हम कन्वर्ट करते हैं किस में, इसकी रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3, R2 में ऑपरेट करते हैं हम, R2 में से ट्वाइस ऑफ R1 माइनस करेंगे, तो यहाँ 0 बन जाएगा, 0 0, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -1, इसमें क्या ऑपरेशन लगाएंगे, R3 को ऑपरेट करेंगे, R3 प्लस R1, ठीक है। तो यहाँ 0 और यहाँ पर 3 + 3 6 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें इन दोनों को इंटरचेंज करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमारा जो 0 रो है वो क्या होनी चाहिए, बॉटम पर होनी चाहिए, यानी ए इंटरचेंज करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 0 0 6 0 0 0। ये क्या फॉर्म बन गई, ये हमारी बन गई रो एक्लन फॉर्म, ठीक है। रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करना यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, यहाँ से भी हम वही ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो है वो हमें क्या बता देंगी, रैंक बता देंगे। तो इस मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी, रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए यहाँ पर क्या हो जाएगी, 2 के बराबर हो जाएगी। यहाँ पर जिस जिस कॉलम में पाइवोट है, ये पाइवोट है, यहाँ पर भी पाइवोट है, फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है R1 की, यहाँ पर R2 की है, ठीक है। तो जिस जिस कॉलम में पाइवोट है ना, वो तो हमारे क्या कहलाते हैं, बेस वेरिएबल्स, ठीक है। और जिसमें पाइवोट नहीं है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल्स था, मतलब यहाँ पर कॉलम 2 में कोई पाइवोट नहीं है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल है x2 हमारा, वो हमारा क्या बन जाएगा, फ्री वेरिएबल। फ्री वेरिएबल कहा क्यों इसे, फ्री वेरिएबल इसे इसलिए कहा क्योंकि इसकी वैल्यू जो है ना, जब आप सोल्यूशन निकालोगे तो इसकी वैल्यू फ्री आएगी, मतलब कुछ भी रख सकते हैं हम, कोई भी रियल नंबर इसकी वैल्यू हो सकती है, आप इसकी वैल्यू कुछ भी रखिए, सभी के लिए सॉल्यूशन सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम क्या लेकर चल रहे हैं, होमोजेनियस सिस्टम लेकर चल रहे हैं, मतलब Ax = 0, ठीक है, ओके। तो इंटू x करेंगे = 0 रखेंगे, x मतलब x1 x2 x3, यहाँ पर 3 वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x1 + 2x2 + 3x3 किसके बराबर है, 0 के बराबर है, और x1 2x1 + 2x2 + 3 सॉरी 6x3 किसके बराबर है, 0 के बराबर है। यहाँ से आ गया हमारे पास -x1 - 2x2 + 3x3 किसके बराबर है, 0 के बराबर है, ठीक है। जब हमारे पास ऐसे इक्वेशन दी होती है तो आप कैसे सॉल्व करते हो, आप एलिमिनेशन लगाने की कोशिश करते हो, सब्स्टिट्यूशन लगाने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ, इसका ट्वाइस करके इसमें से माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये तो पूरी इक्वेशन कैंसिल हो गई, ये तो इसी का मल्टीपल, ये तो लीनियरली डिपेंडेंट है दोनों इक्वेशंस हमारी, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड कर देंगे, 1 और 2 को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6x3 क्या आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास x3 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखो, जो हम सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन लगाते हैं वही चीज आपको इस मैट्रिक्स में दिखेगी, ये मैट्रिक्स जो हमने रो रिड्यूस किया ना, यहाँ पर दिखेगी। देखो, हम x1 को, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ये हमारी फर्स्ट रो है, इसके जो कोएफिशिएंट है वो हमारी फर्स्ट रो है, ये जो सेकंड इक्वेशन है इसके जो कोएफिशिएंट है वो हमारी सेकंड रो है, ये हमारी थर्ड रो है, ठीक है। हमने क्या किया था, यहां पर हमने ऑपरेशन लगाया था कि हमने
फर्स्ट इक्वेशन का ट्वाइस करके सेकंड इक्वेशन में से माइनस किया था। यही करते हैं हम जनरली सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन में, यही करते हैं। हाँ जी। पर हमने क्या देखा कि हमारे तो सारे ही जो x1 x2 x3 के कोएफिशिएंट है वो क्या हो गए, जीरो हो गए। यहाँ पर भी अगर आप ये ऑपरेशन लगाओगे तो यही होगा, सारे इधर भी जीरो बन जाएगा, इक्वल्स टू जीरो, तो ये तो ट्रिवियली ट्रू हो जाएगा। ठीक है। क्या ये इक्वेशन ऊपर नीचे रखने से हमारा सोल्यूशन बदल जाता है? नहीं बदलता है। ठीक है। अब मैं इसको भी इक्वेशन 3 बोल सकती हूँ और इसको इक्वेशन 2 बोल सकती हूँ। ठीक है, दोनों को इंटरचेंज कर दिया। ठीक है ना। अब क्या करूंगी मैं, इसको और इसको ऐड कर रही हूँ, एलिमिनेशन में यही करेंगे, कहीं और से ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो ये तो हमारी इक्वेशन यही रह रही है, 1 2 3 ही रह रहे हैं कोएफिशिएंट। इसमें क्या हो रहा है, इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या बन रहा है मेरे पास, x1 का कोएफिशिएंट 0 होगा, x2 का कोएफिशिएंट 0 होगा, और यहाँ पर हमारा 6 है। ठीक है। तो जो हम इन जनरल इक्वेशंस लिख के और उनको 2 से मल्टीप्लाई करके या एक दूसरे में ऐड करके निकालते हैं, वही सेम ऑपरेशन हम रो ऑपरेशंस के जरिए इनकी जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है उस पर कर रहे हैं। ठीक है। तो इसके जो सोल्यूशन होंगे वही इसके सोल्यूशन होंगे और वही इसके सोल्यूशन होंगे। ठीक है। इसके जो सोल्यूशन होंगे वो इसको भी सेटिस्फाई करेंगे और वो इसको भी सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है। तो इसलिए हमारा जो रो इक्विवेलेंट फॉर्म है जो हमने पढ़ी थी पहले पार्ट में, वो यहाँ पर हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि इसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, वहां से हमें रैंक भी पता चल जाएगी, वहां से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा कॉलम हमारा पाइवट कॉलम है या बेस वेरिएबल है, फिर हमें पता चल जाएगा कि कौन सा हमारा फ्री वेरिएबल है जिसकी वैल्यू कुछ भी हम ले सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ से अब देखो, यहाँ से हमने देखा कि x3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन रखेंगे, यहाँ से हम क्या आ जाएगा, x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 किसके बराबर है, 0 के बराबर है, a इंटू एक्स किसके बराबर है, 0 के। यही हमारा सिस्टम था। देन 6x3 किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो x3 यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। x3 की वैल्यू हमें पता चल गई कि 0 है, इसकी वैल्यू 0 है तो ये तो 0 हो गया। x1 प्लस 2x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ से x1 हमारे पास क्या आ जाएगा, x2 की टर्म्स में आ जाएगा -2x2। तो x2 की वैल्यू आप डिफरेंट डालोगे तो x1 उस पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। मैंने 1 डाली तो ये -2, मैंने 2 डाली तो ये -4 आ जाएगा, -2 डाली तो ये 4 आ जाएगा, 0 डाली तो x1 भी 0 हो जाएगा। ठीक है ना। तो x2 की वैल्यू जैसे जैसे आप डालोगे उस पर हमारा x1 की वैल्यू क्या करेगी, डिपेंड करेगी। तो x2 यहाँ पर क्या हो गया, फ्री हो गया। जो भी आपकी फील्ड इन कंसिडरेशन, और वो फील्ड कैसे डिसाइड हुई, मैट्रिक्स हम लिखते हैं m2 क्रॉस 2i, हमारी कहाँ से, रियल फील्ड से आ रही है या फिर कॉम्प्लेक्स फील्ड से आ रही है। तो ये जो फील्ड है ये क्या बताते हैं कि मैट्रिक्स की जो एंट्रीज है वो कहाँ से आ रही है। ठीक है। तो वहीं से हम डिसाइड करेंगे x2 की वैल्यू, उसी फील्ड में से आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, फ्री वेरिएबल की वैल्यू आप उसी फील्ड में से कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर x2 की डिफरेंट वैल्यू देते रहिए, x1 की डिफरेंट वैल्यू। तो यहाँ पर x2 को हम x2 ही रखते हैं और x1 हमारा क्या है, -2x2। यहाँ से x2 अगर आप कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा -210, और x2 की वैल्यू हमारी जो फील्ड है उससे आएगी। ठीक है, राइट ना। अब जो ये ax इज इक्वल्स टू 0 है, इसको सेटिस्फाई करते हुए हमारे पास x की वैल्यूज आई। इस इक्वेशन को जो जो सेटिस्फाई कर रहे हैं वो सारी x की वैल्यू हमने इकट्ठा कर ली। उस सेट को, उस स्पेस को हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन स्पेस कहते हैं। सॉल्यूशन स्पेस कहते हैं। x क्या है, सॉल्यूशन। उसने एक स्पेस बना दिया, उसने एक सेट, पहले अभी सेट करते हैं, उसने एक सेट बना दिया, सारे एक्स हमने इकट्ठे कर लिए, तो वो एक सेट बन गया, तो हम उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन सेट बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि स्पेस का वेक्टर स्पेस बन जाता है, वो हम देखते हैं, रुको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां से हम क्या बता पा रहे हैं कि जब हमारे पास रैंक 2 है, इसकी रैंक क्या थी, रैंक 2 थी, और इसके पास दो हमारे बेस वेरिएबल थे, एक हमारा क्या था, फ्री वेरिएबल था। ठीक है,
और सॉल्यूशंस हमारे पास कैसे आए, इनफाइनाइट आए। क्यों? क्योंकि हम जैसे जैसे x2 की डिफरेंट वैल्यू देंगे यहाँ पर उतने ही हमारे पास सोल्यूशन आएंगे। जैसे -2 1 0 एक सोल्यूशन हो गया, देन 0 0 0 एक और सोल्यूशन आ गया, x2 की वैल्यू -1 रखेंगे तो 2 -1 0 हमारे पास सोल्यूशन आ गया। डिफरेंट डिफरेंट x2 की वैल्यू से डिफरेंट, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट, अब अगर हमारे पास नॉन होमोजेनियस सिस्टम है, नॉन होमोजेनियस सिस्टम में यानी कि ax इज इक्वल्स टू b है और b जो है वो नॉन जीरो है। ठीक है, सो अगेन हमारे पास क्या केस है, अगर a इन्वर्टिबल है, अगर तो a इन्वर्टिबल है, a इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, a इन्वर्टिबल है, इसका मतलब क्या है कि उसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो रहा होगा, मतलब ये नॉन सिंगुलर होगा। इसकी रैंक जो है, और रैंक आप कैसे निकाल सकते हो, इसकी रो इक्विवेलेंट फॉर्म निकाल के उसमें देखोगे कि ये नॉन जीरो एंट्रीज, नॉन जीरो रोज कितनी है, वहां से आपको रैंक पता चल जाएगी। तो इसकी रैंक भी क्या आ जाएगी, n आएगी। अब रो इक्विवेलेंट फॉर्म क्या आएगी, जैसे हम क्या बोल रहे हैं, इसकी रो इक्विवेलेंट फॉर्म निकालेंगे, 1 2 3 -1 0 1 0 0 1। सपोज ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है। ठीक है, अब हम इसकी रो इक्विवेलेंट फॉर्म निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 3, क्या करती हूँ मैं, इन दोनों को ऐड कर देती हूँ, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 2, यहाँ पर हमारे पास 4 आ जाएगा, यहाँ पर 0 0 1 आ जाएगा। तो ये हमारी रो इक्विवेलेंट फॉर्म हो गई। 1 स्टेयरकेस फॉलो कर रहे हैं डाउनवर्ड, और हमारे पास क्या आ रहा है, 0 रो कोई है नहीं। ठीक है, अब हम इसको रो रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 0 0। ये तो हमारा EI टाइप का दिख रहा है, इसको इसको मुझे 1 बनाना पड़ेगा। इसको 1 बनाने के लिए क्या करूंगी, 2 से डिवाइड करूंगी R2 को, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, ये 0 1 एज इट इज रखते हैं, यहाँ पर 2 3 एज इट इज। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, रो रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म में तो सारे जो पाइवोट कॉलम्स है वो किस टाइप के दिखने चाहिए, सिर्फ 1 ही इकलौता उसमें नॉन जीरो एंट्री होनी चाहिए, सारे EI टाइप के दिखने चाहिए। तो इसे 0 बनाना पड़ेगा, इसे 0 बनाना पड़ेगा, इसे 0 बनाना पड़ेगा। और जब हम इन सबको 0 बना देंगे तो क्या बन जाएगी, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी ना। तो ये चीज मैंने बोली थी कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स अगर हमारे पास है, स्क्वायर मैट्रिक्स है और वो इन्वर्टिबल है, मतलब उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो उसकी जो रो रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म है वो क्या दिखती है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिखती है। ओके, यहाँ पर हम क्या बात कर रहे थे कि इसकी रैंक क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। अगेन हमारे पास क्या, ये तो आपने 12th में पढ़ा है, कैसे करेंगे, ax इज इक्वल्स टू b प्री मल्टीप्लाई बाई a इनवर्स, तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, a इनवर्स b आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कि यूनिक सोल्यूशन आ जाएगा। तो इस केस में हमारे पास यूनिक सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्या केस हो सकता है कि a इन्वर्टिबल ना हो, a इनवर्स एग्जिस्ट ना करे। अब क्या करेंगे, अब इस केस में क्या करते हैं, हमारे पास फाइनाइट सोल्यूशन होंगे, या फिर सॉरी हमारे पास सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, यानी कि सोल्यूशन होंगे भी या फिर सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे, नो सोल्यूशन का केस बन जाएगा। ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका डिटर्मिनेंट जो है वो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, और इसकी रैंक जो है ए की वो लेस देन इक्वल्स टू n-1 आ जाएगी, या फिर हम बोल सकते हैं रैंक ऑफ ए जो है वो लेस देन n आ जाएगी। मतलब क्या है कि अगर हमारे पास n क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो उसमें जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है वो लेस देन n है, मतलब उसमें लास्ट में एक 0 रो आएगी, लास्ट में एक 0 रो आएगी, और हमारे पास जितने कॉलम है उतने ही रो हैं, जितनी रो है उतने ही कॉलम है। तो इसका मतलब एक एक रो पूरी 0 है, तो मतलब एक पाइवोट कम होगा, मतलब एक फ्री वेरिएबल तो जरूर होगा। तो जब ऐसा केस आता है कि रैंक ऑफ ए हमारी जो है वो लेस देन n हो जाती है, तो उसमें हमेशा एक फ्री वेरिएबल होता है। तो उस केस में हमारे पास सोल्यूशन होंगे तो वो इनफाइनाइट सोल्यूशन का केस बनता है, सोल्यूशन होंगे तो वो इनफाइनाइट सोल्यूशन का केस बनता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमारे पास सोल्यूशन होंगे तो फ्री वेरिएबल का केस बनता है।
यहाँ पर लिखने के बजाय हम यहाँ लिखते हैं कि इसमें फ्री वेरिएबल तो होगा ही, क्योंकि रैंक जो है वो n से कम है। ठीक है, इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे या फाइनाइट सोल्यूशन होंगे, ये किस पे डिपेंड करेगा कि ये जो फ्री वेरिएबल है ये वैल्यू कहाँ से ले रहा है। जैसे यहाँ पर मैं बोल रही थी कि r से वैल्यू ले रहा है, r से वैल्यू ले रहा है, r में तो इनफाइनाइट वैल्यूज ले सकता है, तो इसलिए इनफाइनाइट सोल्यूशन। वहीं पर अगर आपका x2 जो है, ये जो फ्री वेरिएबल है, अगर आपकी फील्ड जो है वो फाइनाइट हो जाए, सपोज z से ही ले रहा है, z एक फील्ड नहीं है बट फॉर एग्जाम्पल 1 0 1 2 3 यही वैल्यू ले सकता है x2, तो हमारे क्या हो जाएंगे, x2 की वैल्यू फाइनाइट हो जाएंगी, तो फाइनाइट सोल्यूशन ही आएंगे। ठीक है, बट मोर देन 1 आएंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम ये इनफाइनाइट क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज कि हम यहाँ पर फील्ड जो है वो क्या लेकर चल रहे हैं, r लेकर चल रहे हैं, जो कि इटसेल्फ इनफाइनाइट है, और x2 हमारा उससे वैल्यू ले रहा है जो हमारा फ्री वेरिएबल है। राइट, अच्छा इस पर आते हैं। इसमें हम क्या कह रहे हैं कि अगर हमारा कंसिस्टेंट है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, क्योंकि यहाँ पर फील्ड हम r लेकर चल रहे हैं, उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पर अब तक हम सब जगह। ओके, निकालेंगे कैसे सोल्यूशन, देखो हमारे पास a x इज इक्वल्स टू b का एक सिस्टम है। a जो है वो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है और b हमारे पास कांस्टेंट की है। तो हम एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, सपोज A हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, n क्रॉस n की मैट्रिक्स है। तो ऐसे लाइन लगा के B वाला जो है हमारा कांस्टेंट वाली जो मैट्रिक्स है वो रखेंगे, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, B वाली क्या थी हमारी n क्रॉस 1 की मैट्रिक्स थी, तो ये क्या बन जाएगी, एक कॉलम ऐड हो गया, n क्रॉस n प्लस 1 की मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होती है कि जिसमें हम कोएफिशिएंट मैट्रिक्स और ये जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है उसको एक साथ लिखते हैं, और इसका जो साइज है उसमें क्या होता है, ए मैट्रिक्स में एक कॉलम ऐड हो जाता है, क्योंकि हमने कॉलम वेक्टर ऐड किया, कॉलम मैट्रिक्स ऐड की है लास्ट में भी। ठीक है, जैसे कि हम एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, सपोज हमारे पास सिस्टम है 1 2 3 -1 0 1 0 0 2। ठीक है, इंटू बी x1 इंटू एक्स, सॉरी किसके बराबर है, b के बराबर है, सपोज हमारे पास 1 2 3। ठीक है, तो हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स रखेंगे इनटू सॉरी ये लगा के, हमारा लाइन लगा के यहाँ पर हम रखेंगे अपनी कांस्टेंट मैट्रिक्स, ये हमारी क्या बन जाएगी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन जाएंगे। ठीक है, अब इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करने से भी काम चल जाएगा, नो इश्यूज। इसको अब हम रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास रेक्टेंगुलर को कर सकते हैं ना, राइट। रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करने में तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो हम स्क्वायर को भी कर सकते हैं और रेक्टेंगुलर को भी कर सकते हैं। 1 2 3 1, इसको 0 बनाना पड़ेगा, रो एक्लन फॉर्म है ना, तो इसके नीचे नॉन जीरो एंट्री आ नहीं सकती फर्स्ट, तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे, तो मतलब इन दो रोज को हमें ऐड करना पड़ेगा, तो ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 0 0 2 3। क्या ये रो एक्लन फॉर्म बन गई, हाँ बन गई है, स्टेयरकेस फॉलो हो रहा है। ठीक है, और 0 रो कोई इसमें है नहीं। ठीक है, रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब हम क्या देखेंगे कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मतलब ए बी की रैंक क्या है, रैंक क्या है इसकी, इसकी रैंक आ रही है 3, 3 नॉन जीरो रोज है, राइट। और अगर हम सिर्फ ए रख के ए की ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालें, सॉरी ए की रो इक्लन फॉर्म निकालें, तो वो क्या आएगी, 1 2 3, अगेन इन दोनों को हमें ऐड करना पड़ेगा, 0 2 4 आ जाएगा, 0 0 2। इसकी रैंक क्या आएगी, नॉन जीरो रोज कितनी है 3, इसकी रैंक भी क्या आ रही है 3 आ रही है। ठीक है, तो जब रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के बराबर होती है,
ठीक है। जब रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के बराबर होती है तो उस केस में हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास इनफाइनाइट सोल्यूशन बनता है। ठीक है। और जब रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के बराबर नहीं होती है, ठीक है, तो इस केस में हमारे पास क्या बनता है, इस केस में हमारे पास नो सोल्यूशन का केस बनता है। इनफाइनाइट सोल्यूशन का केस तब बनेगा जब ए इनवर्स एग्जिस्ट ना करे, ए इन्वर्टिबल ना हो, तब यहाँ पर इनफाइनाइट सोल्यूशन। और अगर ए इन्वर्टिबल है तो ये देगा यूनिक सोल्यूशन। तो बेसिकली रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ये कंडीशन हमारी किसकी होती है, कंसिस्टेंट सिस्टम होने की कंडीशन होती है। मतलब अगर रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के बराबर है तो हमारे पास सिस्टम के सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएंगे। क्यों कर जाएंगे, क्या रिप्रेजेंट करेगा ये हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में। पहले हम इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं अब यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको अगेन इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इक्वेशन सिस्टम, इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। 2x2 प्लस 4x3 किसके बराबर है, 3 के बराबर है। और 2x3 किसके बराबर है, 3 के बराबर है। ये x1 के कॉरेस्पॉन्डिंग है, x2 के कॉरेस्पॉन्डिंग है, x3 के कॉरेस्पॉन्डिंग है, और ये हमारे कांस्टेंट। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास x3 आ गया, x3 आ गया 3/2। ठीक है। यहाँ से हमारे पास 2x2 है, x3 की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 3/2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6, इसके बराबर है 3, यानी 2x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, -3, x2 क्या आ जाएगा हमारे पास -3/2। ठीक है। x2 की वैल्यू रखेंगे -3/2, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास -4, सॉरी -3, और यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रखेंगे 3/2, आ जाएगा 9/2। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास x1 की वैल्यू आ जाएगी 1 + 3 - 9/2, 2 + 6 - 9 यानी -1/, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ से हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि हमारे पास x1 x2 x3 तीनों की एक वैल्यू आ रही है, यूनिक सोल्यूशन हमारे पास आ रहा है। ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो ए मैट्रिक्स थी वो क्या थी, इनवर्टिबल मैट्रिक्स थी। अगर ए इन्वर्टिबल है तो हमारे पास क्या आ जाता है, यूनिक सोल्यूशन का केस एग्जिस्ट कर जाता है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा कि ए एक्स यूनिक सोल्यूशन आ जाएगा जो किसके बराबर होगा, ए इनवर्स बी के बराबर होगा। अगर यहीं पर रैंक हमारी, अगर यहाँ पर हमारी जो ए है वो इन्वर्टिबल नहीं होती, या फिर हम बोल रहे हैं कि रैंक हमारी जो है वो लेस देन एन हो जाती, तो हमारे पास क्या हो जाता, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस डेवलप हो जाता। कब, जब हमारी रैंक ऑफ ए जो है वो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के बराबर हो तभी। अगर बराबर नहीं हुई तो हमारा इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं। देखो 1 2 3 -1 0 2 0 2 5। ठीक है। ये हमारी ए है। ठीक है। और बी हमारे पास है 1 2 3। ठीक है। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमारी क्या बन जाएगी, ए बी, यानी कि 1 2 3 -1 0 2 0 2 5। यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3। बेसिकली आप ए बी क्या बना रहे हो, यहाँ पर आप इक्वेशन में जो x1 का कोएफिशिएंट है, यहाँ पर x2 के कोएफिशिएंट लिख रहे हो सारे, इसमें x3 के कोएफिशिएंट लिख रहे हो सारे, इसमें सारे कांस्टेंट रख रहे हो। ठीक है। तो ये बेसिकली एक पूरी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, ये पूरा आपका एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरा आपका एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो तीनों इक्वेशन को हमने साइमल्टेनियसली ऐसा कर लिया है। और जब आप एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन करते हो तो आप पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हो ना, कांस्टेंट टर्म भी तो 2 से मल्टीप्लाई होती है एलिमिनेशन करने के लिए, या फिर ठीक है एलिमिनेशन करते समय मेनली, तो यहाँ पर कांस्टेंट को भी मल्टीप्लाई करना जरूरी है। इसलिए हमें ए से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पर जाना पड़ा ताकि पूरा ऑपरेशन हमारा पूरी इक्वेशन पर ऑपरेट कर जाए। ठीक है। तो चलो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्या करना पड़ेगा मुझे, इसको मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 1 0 2 5 3।
ठीक है, ये हो जाएगा 0 2 5 3। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, मतलब तू यहाँ पूरा वो कर रखा है। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 1 2 3 1 0 2 5 3। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर 0 होना चाहिए, मतलब इसमें से ये घटाना पड़ेगा, R3 पर ऑपरेशन लगाएंगे, R3 माइनस R2, तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, इस मैट्रिक्स का, ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स थी, इसकी रैंक क्या आएगी हमारे पास, कितनी नॉन जीरो रोज हैं, 2। ठीक है, और हमारे पास ए की रैंक कितनी है, ए की रैंक कितनी है, देखो एक ही रो इक्विवेलेंट फॉर्म निकाल लो, या फिर आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि इन दोनों का सम है, इन दोनों को अगर ऐड कर दूं तो मुझे थर्ड रो मिल जाएगी। ठीक है, सो जो ये तीसरी रो है, ये इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखी जा सकती है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, सारी रोज लीनियरली इंडिपेंडेंट है नहीं, 2 ही रो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो रैंक क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, निकाल लेते हैं, रो इक्विवेलेंट फॉर्म निकाल लेते हैं। 1 2 3 क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, और R2 को ऑपरेट करेंगे, R2 प्लस R1, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 5 हो जाएगा, 0 2 5। तो अब क्या करेंगे, R3 को ऑपरेट करेंगे, R3 माइनस R2, 1 2 3 0 2 5 0 0 0। तो बेसिकली जो हमारी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होती है ना, उसमें यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है, ये हमारी किसकी कॉरस्पॉन्डिंग हो जाती है, ये हमारी ए के कॉरस्पॉन्डिंग रो इक्विवेलेंट फॉर्म बन जाती है। तो आप यहीं से निकाल सकते हैं आगे से। तो यहाँ से हमारे पास ए की रैंक क्या हो जाएगी, 2, दोनों क्या है, बराबर है, मतलब हमारा सोल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएगा, सिस्टम हमारा इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि हमारा कॉलम 1 में पाइवोट है, कॉलम 2 में पाइवोट है, पर कॉलम 3 में पाइवोट है नहीं, कॉलम 3 में पाइवोट है नहीं। तो मतलब जो हमारा कॉलम 3 के कोरस्पॉन्डिंग वेरिएबल है, यानी कि जो x3 है, वो हमारा क्या बन जाएगा, फ्री वेरिएबल बन जाएगा। ठीक है, और x1 और x2 हमारे क्या बन जाएंगे, बेस वेरिएबल बन जाएंगे। ठीक है, x3 की वैल्यू हम पूरे जो भी हमारी फील्ड है यहाँ पर हम r लेकर चल रहे हैं, तो वेरी कर सकती है। इसका मतलब यहाँ पर हमारे क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएंगे। यहाँ पर आपने ऑब्जर्व किया था कि जो a है उसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 0 आएगा, a हमारी इन्वर्टिबल नहीं थी। ठीक है, अब एक केस और कर लेते हैं जहां पर हमारा सोल्यूशन एग्जिस्ट ना करे, जैसे कि 1 2 3 -1 0 2 0 2 5 1 3 2। ठीक है, करो, ये हमारी ए है और ये हमारी बी है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाई मैंने डायरेक्टली। तो ऑपरेशन लगाएंगे, R1 ऑपरेट, R2 को ऑपरेट करेंगे, R2 प्लस R1, तो यहाँ जाएगा 1 2 3 1, ये 0 ये 2 ये 5 और ये 4। ठीक है, ओके, यहाँ पर है 0 2 5 2। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 0 बनाना है, तो हम R3 को ऑपरेट करेंगे, R3 माइनस R2, तो यहाँ जाएगा 1 2 3 1 0 2 5 4 0 0 0 2 माइनस 4 इज माइनस का 2। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, इसकी रैंक क्या हो जाएगी, इसकी रैंक हो जाएगी हमारे पास नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 1 2 3, ये भी तो नॉन जीरो है राइट, तो इसकी रैंक हो जाएगी 3। और ए की रैंक क्या होगी, अब इसमें ये जो पहले वाली है, ये हमारी ए की रो इक्विवेलेंट फॉर्म है, इसमें कितनी नॉन जीरो रोज है, ये तो पूरी 0 है, ये हमारी 2 नॉन जीरो रोज है, तो यहाँ पर रैंक ऑफ ए क्या है, 2। हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि रैंक ऑफ ए जो है वो रैंक ऑफ ए बी यानी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर ये हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर आप इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आएगी, 0 टाइम्स x1 प्लस 0 टाइम्स x2 प्लस 0 टाइम्स x3, इसके बराबर -2 के बराबर है। क्या ऐसा हो सकता है, यहाँ से क्या आ गया आपके पास कि 0 -2 के बराबर, क्या ऐसा है, नहीं। तो ये हमारे सिस्टम को क्या बना दे रहा है, इनकंसिस्टेंट बना देता है। ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है जो 0 को -2 के बराबर रख दे, बराबर कर दे। ठीक है, ये इक्वेशन हमारी कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकती, तो इसलिए हमारा ये सिस्टम क्या हो जाता है, इनकंसिस्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या देख पा रहे हो आप, पाइवोट आ गया था आपका, किस में, बी वाले में हमारे पास क्या आ गया था, पाइवोट आ गया था।
मतलब कि ये जो कॉलम है ये हमारा क्या बन जाता था, लीनियरली इंडिपेंडेंट बन जा रहा था, मतलब इसको हम इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख पा रहे थे। अब इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है। अब ऐसा है क्यों, इसको समझने के लिए हम स्टार्टिंग से अगेन, ये हम मैट्रिक्स से जा रहे थे राइट, अब हम एक और तरीके से इसे देखने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहां पर हम क्या लिख रहे हैं, ये हमारे पास m इक्वेशंस है, n वेरिएबल्स हैं। तो मैं क्या करती हूँ, x1 के साथ ये हमारा x1 है, x1 के साथ ये जो है इसको मैं एज इन कॉलम लिख सकती हूँ, a11 a21 a31 एंड सो ऑन am1 प्लस x2 इंटू a12 a22 a32 एंड सो ऑन am2, ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम ऐसे करके एक्सप्रेस करें तो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम लोग, a13 a23 a33 am3 and so on xn into a1n a2n amn किसके बराबर होना चाहिए, b के बराबर होना चाहिए, यानी b1 b2 bm तक। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहां से ये क्या देख पा रहे हैं कि ये जो कॉलम है ये लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है, किसके, कॉलम 1 के ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। ये क्या है, कॉलम 2 है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का, ये कॉलम 3 है ए का, और ये कॉलम n है ए का। ठीक है, तो बेसिकली सॉल्यूशन मिल रहे हैं, ax इज इक्वल्स टू b के सोल्यूशन मिल रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि ये x1 x2 x3 xn की वैल्यू हमें मिल रही है, सच दैट अगर मैं जो फर्स्ट कॉलम है ए का उसको x1 से मल्टीप्लाई करूं, सेकंड कॉलम है उसको x2 से मल्टीप्लाई करूं, थर्ड कॉलम को x3 से मल्टीप्लाई करूं, वो nth कॉलम को xn से मल्टीप्लाई करूं, तो ये सब सॉल्व करने के बाद मेरे पास b मिल जाएगा। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं कि हम b को कॉलम्स ऑफ ए के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रहे हैं। मतलब क्या है कि b हमारा बिलोंग कर रहा है लीनियर कॉम्बिनेशन, या फिर यहाँ पर हमारे पास एक और टर्म आती है, तो देखो ये ए हमारी मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स है, इसमें ये रोज है R1 R2 R3, इस तरह हमारी रोज होती हैं, और इस तरह हमारे पास कॉलम होते हैं C2 C3। ठीक है, ये इनके लीनियर कॉम्बिनेशन C1 C2 C3 के ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन से हमारे पास क्या बनता है, कॉलम स्पेस बनता है, किसका, ए का। R1 R2 R3 के लीनियर कॉम्बिनेशन से हमारे पास क्या बनता है, रो स्पेस बनता है, किसका, ए का बनता है। अब देखो कॉलम का लीनियर स्पैन क्या, तो कॉलम स्पेस बन गया, और रोज का लीनियर स्पैन क्या, तो रो स्पेस बन गया। अब ये लीनियर स्पैन है किस बला का नाम, लीनियर स्पैन होता है हमारे पास, तो देखो C1 जो है वो बेसिकली एक कॉलम है, एक कॉलम वेक्टर है, कुछ साइज रहा होगा इसका n×1 m×1 लिख लेते हैं। ठीक है, C2 भी हमारे पास एक कॉलम वेक्टर है m×1 का, C3 भी हमारे पास एक कॉलम वेक्टर है m×1 का। इसका लीनियर स्पैन का क्या मतलब है कि इसका a टाइम्स प्लस इसका b टाइम्स प्लस इसका c टाइम्स, और ए बी सी की वैल्यू कहाँ से आएगी, हमारी फील्ड से आएगी। यहाँ पर हम सब जगह आर लेकर चल रहे हैं, फील्ड पर डिपेंड करेगी पूरी बातचीत कि आर से है सी से है। ठीक है, या फिर जेड एन टाइप जेड पी टाइप की है, तो वो हमें देखना पड़ेगा। तो बेसिकली ऑल पॉसिबल वैल्यूज ए रखेंगे हम आर से, बी की भी सारी पॉसिबल वैल्यूज, सी की भी सारी पॉसिबल वैल्यूज रखेंगे, और इन सब का जो
सेट बना लेंगे हम इन सब का, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कॉलम स्पेस बन जाएगा, कॉलम स्पेस बन जाएगा। मतलब के लीनियर स्पैन हमने कर दिया किसके, मैट्रिक्स के कॉलम्स का। लीनियर स्पैन मतलब हमने इसके कॉलम्स के सारे पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन ले लिए। लीनियर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक ही पावर लिए ना हमने, C1 C2 C3 एक ही बात। लीनियर कॉम्बिनेशन ले लिया हमने सारे पॉसिबल इसके कॉलम्स का, इकट्ठा कर लिया है उनको हमने। ठीक है, तो ये सेम सिनेरियो आपको यहाँ दिख रहा है कि हमने जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स थी उसके सारे कॉलम्स रखे हैं, उनको x1 x2 x3 xn से मल्टीप्लाई करें। मतलब ये हमें ढूंढने हैं कि इन कॉलम्स को हम, ये जो वेरिएबल है x1 x2 x3 क्या वैल्यू दें कि इन सब को जब हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास b1 b2 bm आ जाए वेक्टर। ठीक है, तो अगर b1 b2 bm जो कि यहाँ पर b कॉलम है वो बिलोंग करता है कॉलम स्पेस ऑफ a से, तो हमारे पास x1 x2 x3 xn की वैल्यू एग्जिस्ट कर जाएगी। लेकिन अगर b जो है वो बिलोंग नहीं करता है कॉलम स्पेस ऑफ a से, तो हमारे पास x1 x2 x3 xn की वैल्यू नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी मतलब हमें कोई भी सोल्यूशन नहीं मिला, तो ये हमारा हो जाता है नो सोल्यूशन का केस। हम बोल रहे हैं नो सोल्यूशन, इसका मतलब क्या है कि ये जो बी है ये कॉलम स्पेस ऑफ ए में नहीं जा रहा है। मतलब कि बी को हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ ए नहीं लिख पा रहे हैं, मतलब हम x1 x2 x3 xn नहीं ढूंढ पा रहे हैं ऐसे फील्ड से कि सच दैट उनका हम अगर कॉम्बिनेशन बनाएं ऐसे रखें उनको तो हमें बी मिल रहा है। ठीक है, और कंसिस्टेंट के केस में हमारे पास क्या होता है कि हम ये x1 x2 xn की वैल्यू ढूंढ पाते हैं कि अगर हम ऐसे कॉम्बिनेशन बनाएं तो हमारे पास b मिल जाए। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कहेंगे, अगर ax इज इक्वल्स टू b हमारा क्या आ रहा है, इनकंसिस्टेंट आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम x1 x2 x3 xn नहीं ढूंढ पा रहे हैं, मतलब हमारे पास नो सोल्यूशन का केस है। मतलब हमारे पास जो b वेक्टर है, जो कांस्टेंट का वेक्टर है, उसको हम ए के जो कॉलम्स हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख पाएंगे, या फिर हम बोलेंगे कि जो बी है वो हमारा ए के कॉलम स्पेस से बिलोंग नहीं करता। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है स्क्वायर मैट्रिसेस का। यहाँ पर एक तरीका और आपने सीखा होगा कि जब हमारे पास ए इन्वर्टिबल होता है, जब उसका डिटर्मिनेंट हम निकाल पाते हैं तो हम एक और तरीके से सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। ये आपने अपनी 12th में पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं क्रैमर्स फॉर्मूला। ठीक है, क्रैमर्स रूल। कैसे निकालते हैं कि ए हमारी n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही एप्लीकेबल है, और जो कि इन्वर्टिबल है उन्हीं के लिए ये एप्लीकेबल है। ठीक है, तो हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए को, डी से रिप्रेजेंट करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए को। और यहाँ पर हमारे पास जो बी है, हमारे पास सिस्टम क्या है, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी टाइप का सिस्टम। सपोज यहाँ पर हमारे पास कॉलम 1 है, यहाँ पर कॉलम 2, यहाँ पर कॉलम 3 है, और बी हमारा ये है। तो हम x1 निकालने के लिए, जो कॉलम 1 के कोरस्पॉन्डिंग वेरिएबल है हमारा, वो निकालने के लिए क्या करेंगे, b को हम रख देंगे कॉलम 1 की जगह। मतलब यहाँ पर हमारा b आ जाएगा, C2 आ जाएगा, C3 आ जाएगा, ये मैट्रिक्स बन जाएगी। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं D1 से, क्योंकि हमने फर्स्ट कॉलम को चेंज किया b से। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट निकाला और डिवाइड कर देंगे d से, तो हमारे पास x1 की वैल्यू आ जाएगी। x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, D2, यानी कि सेकेंड कॉलम को चेंज करेंगे b से, मतलब कि C1 होगा, b होगा, C3 होगा। अब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो D2 बाय d डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो हमारे पास x2 की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, xi की वैल्यू निकालने के लिए हमें di बाई d करना होगा, और di कैसे निकलेगा, ith कॉलम को रिप्लेस करना है कांस्टेंट से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्रेमर्स रूल। कब अप्लाई होगा, जब ये डी डिफाइन होगा तभी तो, जब ए इन्वर्टिबल होगी तभी हम ये लगा पाएंगे, वरना हम ये नहीं लगा पाएंगे। ठीक है,
ओके, अब ये वाला जो है कि रैंक ऑफ ए जो है वो रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के बराबर है, रैंक ऑफ ए जो है वो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के बराबर नहीं है, इससे हम पाइवोट वाले को कैसे जोड़ेंगे? ठीक है, देखो, अब रैंक ऑफ ए जो है, यहां से और यहां से आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि जो ए थी हमारी वो तो एज इट इज यहाँ फिट हुई है, ठीक है, और ये हमारा बी था। वो केस जहां पर रैंक ऑफ ए जो है वो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है कि उसमें एक नॉन जीरो एंट्री आई होगी जो इससे पहले नहीं है, इसके बाद है, क्योंकि इससे पहले तो हमने पूरा ए ही रखा था, वो तो ए की ही आर ई एफ आएगी ना, राइट। यहाँ पर हमने ए रखा, यहाँ पर हमने बी रखा, तो इसके इस तरफ जो है वो तो आर ई एफ है किसकी, ए की, और इधर जो है वो बी पर हम ऑपरेशंस लगा रहे हैं, साइमल्टेनियसली सेम ऑपरेशंस लगा रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की अगर हम बात करें वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगी रैंक ऑफ ए के। क्या हम ये स्टेटमेंट बोल सकते हैं? ये स्टेटमेंट आप समझ पा रहे हो या नहीं? ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम लोग? क्योंकि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के पास एक एक्स्ट्रा कॉलम आ गया है जहां पर पाइवोट हो सकता है, जहां पर पाइवोट हो सकता है, होगा ही ये जरूरी नहीं है पर हो सकता है। जैसे कि अगर हमारे पास इस तरह का आ जाए 0 0 1 0 0 0 1 2 3, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो यहाँ पर क्या देख पा रहे हो कि हमारी जो ए है उसकी रो इक्लन फॉर्म ये बनी होगी, इसकी रैंक क्या आएगी, हमारे पास 2 आएगी। जबकि जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, ये पूरी जो मैट्रिक्स है जिसको हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोल रहे हैं, इसकी रैंक क्या आएगी, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, मतलब 1 2 3। तो बेसिकली क्या हो गया, जो हमारा ये जो बी है इसमें हमारे पास क्या आ गया, एक पाइवोट एलिमेंट आ गया, फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री आ गई किसी रो की, मतलब हमारा जी बी जो है वो क्या बन गया, पाइवोट कॉलम बन गया। और ये चीज मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, जिस जिस कॉलम में हमारे पास पाइवट आ जाता है या जो कॉलम पाइवट कॉलम बन जाता है वो हमारा क्या हो जाता है, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं आपस में, ठीक है। मतलब कि C1 जो कॉलम है, C3 जो कॉलम है और C4 कॉलम, ये आपस में क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, एक को दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जा सकता, तो इसको इसके प्रीवियस के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जाएगा, तो ये कैसे इनके कॉलम स्पेस में जाएगा, नहीं जा पाएगा, तो हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये यहाँ तक आपको क्लियर हो, होमोजेनियस सिस्टम एंड नॉन होमोजेनियस सिस्टम फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस के साथ डील करना बचा, ठीक है।